नमस्कार, सुप्रभात। नए दिन में नई बुलेटिन, नई खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई जगह रैलियां करने वाले हैं उपचुनाव के लिए। उन्नाव की बांगरमऊ सीट के लिए आज रैली करेंगे, तो घाटमपुर में भी अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। तो पार्टी प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। उपचुनाव जिन सीटों पर होना है, तो उन सीटों पर बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है और 3 नवंबर को मतदान है, तो वक्त ज्यादा नहीं बचा है। ऐसे में आज उन्नाव के बांगरमऊ, कानपुर के घाटमपुर सीट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रैली करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे। और बात करें राज्यसभा चुनाव की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज होने वाले राज्यसभा के नामांकन में शामिल होंगे और अपने पार्टी के प्रत्याशियों के साथ इस दौरान नजर आएंगे। तो आज आखिरी दिन है नामांकन का और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, तो जिसमें जातीय संतुलन को विशेष तौर पर साधा गया है। तो आज नामांकन का अंतिम दिन और अपने प्रत्याशियों के साथ मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए नामों की घोषणा कर दी है। सबसे 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और उत्तर प्रदेश में खास जोर इस बात पर है कि जो भी जातीय संतुलन है, जो समीकरण है, उनको बैलेंस किया जाए। तो ये देखिए उम्मीदवारों के नाम हैं जिन 10 राज्यसभा सीटों के लिए सोमवार को अपने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। हरदीप सिंह पुरी हैं, नीरज शेखर हैं, हरिद्वार दुबे। तो ये वो नाम है जो राज्यसभा के लिए चुने हैं। फिलहाल चुनाव होगा, हालांकि जो संख्या बल है वो साफ नजर आ रहा है। तो हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, हरिद्वार दुबे, बृजलाल, नीरज शेखर, गीता शाक्य, बीएल वर्मा, सीमा द्विवेदी, ये राज्यसभा के लिए बीजेपी के चुने गए उम्मीदवार हैं। हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले की जांच और न्यायिक सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा। यानी कि आज वो दिन है जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो बहुत अहम ये फैसला रहेगा। कोर्ट इस बाबत भी फैसला देगा कि गवाहों और पीड़ित परिवारों की सुरक्षा को लेकर क्या अतिरिक्त आदेश देने की जरूरत है। साथ में यह निर्णय भी होगा कि सीबीआई जांच की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करे या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार ने अपील की है कि इस मामले का ट्रायल यूपी में ना होकर दिल्ली में हो। तो फिलहाल बहुत सारे अहम पहलू हैं इस मामले से जुड़े हुए, जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 जिलों के स्ट्रीट वेंडर्स से सीधे बातचीत करेंगे। पहली बार प्रधानमंत्री वेंडर्स से बात करेंगे और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ इन वेंडर्स को देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स से सीधी बात करेंगे। लखनऊ, वाराणसी और आगरा के फुटपाथ पर स्वरोजगार करने वाले वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सौगात देंगे। पीएम मोदी और स्ट्रीट वेंडर्स की सीधी बात के लिए स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वाराणसी में पीएम मोदी 1000 स्ट्रीट वेंडर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे और 3 खास वेंडर्स से सीधी बात भी करेंगे। पीएम मोदी के साथ बातचीत में शामिल होने वाले वाराणसी के अरविंद मौर्य भी हैं, जो दुर्गा कुंड पर मोमोज की दुकान लगाते हैं। इन्होंने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सड़क पर रोजगार की मिसाल पेश की है। मैं तो दिल से ही धन्यवाद उनको दूंगा, जिस प्रकार से उन्होंने हम लोगों के लिए स्थापित करने का काम किया। तो दिल से ही उनको दुआ देते हैं, क्योंकि अभी तक तो किसी ने नहीं किया जो मोदी जी ने किया, कि उन्होंने एक रोड पर खड़े हुए व्यक्ति को और समझा जाना और बात करने का मुझे मौका मिला। मैं तहे दिल से उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। वाराणसी के परियोजना अधिकारी के मुताबिक वाराणसी में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से अब तक 25,000 वेंडर्स फायदा ले चुके हैं। इस योजना के तहत 10,000 रुपए बतौर लोन के दी जाती है। कोविड-19 के मानकों का पालन करते हुए हाइजीन का ध्यान रखें, तो उन सारी चीज़ों में ये हमारा वेंडर हर तरीके से अव्वल है और काशी में ये एक आदर्श के रूप में है। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी के साथ जो है संवाद के लिए इनको रखा गया है। वहीं आगरा में ताजमहल के पास बने शिल्प ग्राम में नगर निगम की ओर से जबरदस्त तैयारी की गई है। यहाँ भी 1000 वेंडर्स पीएम मोदी को सुनेंगे और 3 खास वेंडर्स से सीधी बात भी करेंगे।
हम लोगों ने यहाँ 3 लाभार्थियों का चयन किया है और ये जो लाभार्थी है ये यहाँ पर हमारे साथ कार्यक्रम स्थल पे रहेंगे। यहाँ से सीएम साहब के तो सीधा संवाद करेंगे। पीएम मोदी 3 जिलों के स्ट्रीट वेंडर्स को आज 10 बजे संबोधित करेंगे और सभी वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि रोजगार योजना का फायदा देंगे। न्यूज 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे और आगरा से आरिफ की रिपोर्ट। तो वेंडर्स के लिए जो योजना बनाई गई है स्वनिधि योजना, आखिर ये है क्या और ये कैसे लोगों की मदद करती है, आपको बताते हैं। तो जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, यानी कि जो सड़क के किनारे दुकानें लगाते हैं, जिनकी पक्की दुकान नहीं होती है, तो उनको छोटी राशि का कर्ज मिलता है, यानी कि छोटी रकम का कर्ज उनके ज़रूरत के हिसाब से उनको दिया जाता है। तो ऐसे में कोशिश यही है कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं इनको आत्मनिर्भर बनाया जाए और जो कर्ज इन्हें दिया जाएगा, जो लोन उन्हें दिया जाएगा, उसकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा कम होगी और अधिकतम 10,000 रुपये तक का लोन इसमें मिलता है और काफी आसान शर्तें हैं, यानी कि कोई भी अगर चाहे तो इससे लोन ले सकता है और लोन के लिए किसी भी गारंटी की जरूरत नहीं है। छोटे दुकानदारों को सूदखोरों के चंगुल से बचाने की इस योजना के तहत कोशिश की जा रही है। तो 1 जून को कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसी बैठक में स्वनिधि योजना को मंजूरी मिली थी। लोन के लिए 5,000 करोड़ रुपए की कुल रकम है और इसी के तहत अलग अलग वेंडर्स को कर्ज दिया जाएगा। तो जो लोग फल सब्जी के ठेले लगाते हैं, लॉन्ड्री वाले, सैलून है, पान या कोई और दुकानदार है जो छोटे छोटे खाने पीने के ठेले जो लगाते हैं, तो वो दुकानदार अधिकतम 10,000 रुपए तक की राशि का लोन ले सकते हैं। और अगर कोई वक्त पर सही तरीके से अपना भुगतान करता है, अपनी किश्त अदा करता है, तो उसको जो एक पहले ही ब्याज की दर कम रखी गई है उसमें और ज्यादा उसको छूट का लाभ भी मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता ने एक पोस्टर में लिखा है कि अच्छाई पर बुराई की जीत का पर्व, दशहरा की बधाई। तो देखिए उल्टा लिख गए शायद, जिसे मृत्युंजय कुमार ने अब ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि अच्छाई पर बुराई की जीत को दशहरा नहीं, सपा का शासनकाल कहते हैं, सपा का कार्यकाल कहते हैं। तो देखिए जरा, कहीं भी थोड़ी चूक हुई और उस पर एक तरह से चुटकी ली है और उस पर लिखा है कि अगर आप अच्छाई पर बुराई की जीत कह रहे हैं तो ये दशहरा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का कार्यकाल है नेताजी। पुलिस कर्मियों के लंबे बाल और दाढ़ी रखने को लेकर डीजीपी ने आदेश जारी किया है और आदेश के मुताबिक सिखों को छोड़कर किसी को भी लंबे बाल और दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है और अगर कोई किसी कारणवश अस्थायी रूप से अपने लंबे बाल या दाढ़ी रखना चाहता है तो उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। आदेश के मुताबिक जो लोग मूंछ रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन कायदे से कटी छटी मूंछ होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी मर्जी के मुताबिक आप कितनी बड़ी मूंछें रखें। बागपत में मुस्लिम दरोगा के दाढ़ी रखने के विवाद के बाद डीजीपी ने ये आदेश जारी किया है। और यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मथुरा में यूपीएसटीएफ ने 2 लाख के इनामी अमित बावरिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। काफी लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी और इस पर हत्या और लूट जैसे संगीन मामले इस पे थे और फिलहाल अब इसकी तलाश खत्म हुई और एक मुठभेड़ के दौरान इसे ढेर कर दिया गया। वहीं बागपत में कल सुबह सुबह खबर आई थी कि लोहा व्यापारी का अपहरण हो गया। उसके बाद हड़कंप मचा, लेकिन पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए महज 7 घंटे में व्यापारी को बदमाशों के चंगुल से रिहा कर दिया। बागपत में लोहा व्यापारी आदेश जैन के अपहरण कांड में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 7 घंटे में उसे बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। बदमाशों ने परिजनों से 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। आईजी मेरठ रेंज प्रवीण कुमार सबसे पहले न्यूज 18 से व्यापारी को सकुशल मुक्त कराने की पुष्टि की। पुलिस के मुताबिक बदमाश बागपत से लोनी होते हुए नई दिल्ली में दाखिल होने वाले थे, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने उनके मंसूबे फेल कर दिए। घटनास्थल के आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज थी उसके एनालिसिस से पता लगा कि एक गाड़ी का पता लगा, जंगलों के एरिया में आसपास में कॉम्बिंग की गई। तो फाइनली सफलता मिली जब श्री आदेश जैन को रटौल के पास से बरामद किया गया। आज सुबह 5 बजे बड़ौद कस्बे से लोहा व्यापारी आदेश जैन को कार सवार बदमाशों ने अगवा कर लिया था। वारदात के बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत पुलिस ने घेराबंदी कर व्यापारी को मुक्त कराया। घेराबंदी के कारण बदमाश व्यापारी को रटौल के जंगलों में छोड़कर भाग गए। पुलिस व्यापारी को लेकर पुलिस लाइन लाई और बाद में परिजनों के हवाले कर दिया। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस पर जल्द खुलासे का दबाव था।
चलिए और अब बात करते बनारस और बनारसी साड़ी की। तो अनलॉक में बनारसी साड़ी का कारोबार जैसे तैसे संभल ही रहा था कि अब बुनकर हड़ताल पर चले गए हैं और इससे एक बार फिर से ये कारोबार पटरी से उतर गया है। गलियों के शहर बनारस में एक गली ऐसी है जिसने बनारसी साड़ी को दुनिया भर में पहचान दी है। यूपी सरकार की मदद से इस कुंज गली में व्यापारियों को अभी राहत मिली ही थी कि बुनकरों की हड़ताल ने इनकी परेशानी फिर बढ़ा दी। हड़ताल की वजह से कुंज गली की कई दुकानें बंद पड़ी हैं, जबकि त्योहार के इस मौसम में उनके पास हजारों साड़ियों के ऑर्डर्स हैं, लेकिन हड़ताल की वजह से वो चाहकर भी माल नहीं भेज पा रहे हैं। इस टाइम वीवर की स्ट्राइक चल रही है, पीक आवर है, दुर्गा पूजा का टाइम है, कलकत्ता माल जाता है, ऑल ओवर इंडिया माल जाता है, आगे शादी ब्याह का लगन का टाइम चल रहा है। इस टाइम माल की आवक एकदम नहीं है, 2-4 साड़ी भी नहीं आ रही है। अगर बाहर से ऑर्डर आ रहा है तो कोई भी व्यापारी अब इस टाइम भेज नहीं पा रहा है, क्योंकि साड़ियों की डिमांड तो ज़रूर है इस टाइम, क्योंकि पीक आवर चल रहा है, लेकिन एकदम साड़ी आना बंद हो चुकी है। नवरात्र बीता तो अब धनतेरस, दीपावली, डाला छठ, कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली आनी है। बनारसी साड़ी का कारोबार बनारस की अर्थव्यवस्था को संभालता है, लेकिन पहले कोरोना की मार और अब बुनकरों की हड़ताल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम लोग के व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीजन ये है जिसमें हम लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। क्या कारण है? मुर्री बंद है कारीगरों की। जब कारीगर काम ही नहीं कर रहे हैं तो माल कहाँ से आएगा? जब माल नहीं आएगा तो बिकेगा कहाँ से? इस समय सबसे ज़्यादा ऑर्डर हम लोग के पास बंगाल से आते हैं। बंगाल के बाद फिर हम लोग के पास साउथ से ऑर्डर आते हैं। ऑर्डर हैं, माल नहीं है। वही बुनकरों की 15 दिन की हड़ताल का 13वां दिन है। बुनकर महंगी बिजली के खिलाफ हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से करघों की खटर पटर की आवाज पूरी तरह बंद पड़ी है। बुनकर का एक मेन काम तो साड़ियों का ही है और इसी पर इन लोगों का दाल रोटी सब चलती है। और इस वक्त इतनी हालात ख़राब है कि बिजली की जो दर है वो तो बहुत ज़्यादा है, वो तो बुनकर उसको संभाल ही नहीं पाएगा। इस वजह से बिजली विभाग से दरख्वास्त है और अपने माननीय योगी जी से भी दरख्वास्त है कि इस पर थोड़ा जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए। बुनकर की रोजी रोटी का सवाल है। अब बुनकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें महंगी बिजली से किसी तरह राहत मिले, जिससे उनके घर में भी चूल्हे जल सकें और उन्हें कर्ज से उबरने का मौका मिल सके। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं आगरा, जहां के रहने वाले अरुण अग्रवाल ने इजरायली तकनीक के जरिए घर में ही बगैर मिट्टी के कई सब्जियां उगाकर लोगों को चौंका दिया है। पौधे में लगे इन सब्जियों की रंगत देखकर यही लगता है कि इन्हें उपजाऊ मिट्टी में उगाई गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये साफ सुथरी हरी सब्जियां सिर्फ पानी में उगी हैं। यकीन नहीं तो देखिए, इन पौधों की जड़ पानी में है। ये भी देखिए, इस पौधे का भी जड़ पानी में ही है। यही नहीं, इस बगिया में लगे सभी सब्जियों की जड़ पानी में ही है। आगरा के नामनेर निवासी अरुण अग्रवाल ने लॉकडाउन के दौरान कुछ नया करने की सोची और बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक सीख ली और घर में ही किचन गार्डन बना डाला। इस तकनीक में बेसिकली पौधे को जो चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो मैं पानी में मिला देता हूँ। न्यूट्रिशंस जो भी पौधे का रिक्वायरमेंट है वो लिक्विड फॉर्म में, और ठीक है। और इसके अलावा पानी का पीएच और टीडीएस वो हमें मेंटेन करना होता है डेली बेसिस पे। अगर वो पानी का पीएच और टीडीएस अगर बिगड़ता है तो ये पौधे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं जल्दी।